हेलो एवरीवन। तो स्वागत करता हूं मैं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी शिक्षा में। जैसा कि कल मैंने आपसे बोला था कि आज हम अपने चैनल पे क्लास 10th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है रियल नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स पढ़ने से पहले क्या ज़रूरी है? रियल नंबर्स पढ़ने से पहले ज़रूरी है नंबर्स। रियल नंबर्स तो नंबर्स का एक क्लासिफिकेशन हो गया ना कि रियल नंबर्स या फिर कोई और दूसरे टाइप के नंबर्स। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर्स का एक सिस्टम है जिसको कि दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में दो क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन क्या है? रियल नंबर्स। और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? इमेजिनरी नंबर्स, जिनसे कि आप लोग वाकिफ नहीं होंगे। ओके, तो पहले हो गया हमारे रियल नंबर्स और दूसरे हो गए इमेजिनरी नंबर्स। तो रियल नंबर्स में कौन कौन से टाइप के नंबर्स आते हैं, पहले मैं ये देख लेता हूँ। आपने पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स, फिर आते हैं हमारे होल नंबर्स, फिर आते हैं इंटीजर्स, उसके बाद रैशनल नंबर और उसके बाद इर्रेशनल नंबर। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये रियल नंबर्स को हम इन 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या हैं? सबको पता है नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। एक नंबर लाइन अगर मैं बनाता हूँ तो उसमें नेचुरल नंबर्स क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। नेचुरल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। कैपिटल एन अगर लिखा है इसका मतलब क्या है? वो एक नेचुरल नंबर्स है। अब ये नंबर्स कहाँ तक जाते हैं? ये नंबर लाइन कहाँ तक जाती है? नंबर लाइन इन्फिनिटी तक जाती है। इन्फिनिटी बोलने का मतलब क्या है? इन्फिनिटी बोलने का मतलब ये है कि आप मुझे कोई भी नंबर बताओ, आप मुझे बताओ 1 लाख बोलो, मैं उसके बाद का एक नंबर आपको बता दूंगा। आप मुझे 1 करोड़ बोलो, मैं उसके बाद का एक नंबर आपको बता दूंगा। मतलब ये काउंटिंग कॉन्टिन्यूअस है, चलती जाएगी मीन्स इन्फिनिटी तक जाएगी, इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, मीन्स सो ऑन। अच्छा, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स का कॉन्सेप्ट कैसे आया होगा? होल नंबर्स का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से आया होगा, जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक बास्केट में 3 बॉल्स हैं। ओके, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि वो तीनों बॉल्स मैंने निकाल के बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है, तो अब मैं पूछता हूँ किसी से कि भाई इस बास्केट में कितनी बॉल्स बची, तो आप मेरे को बोलोगे कुछ नहीं बचा। तो वो कुछ नहीं क्या है? वो कुछ नहीं है, ज़ीरो। ओके, तो ज़ीरो अगर मैं इस नेचुरल नंबर की लिस्ट में ऐड कर दूँ तो वो पूरी लिस्ट क्या बन जाती है बच्चों? वो पूरी लिस्ट बन जाती है होल नंबर्स। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आपने अपने जूनियर क्लासेस में क्लास 5, 6, 7 में ये सब पढ़ रखा होगा, बट स्टिल मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है कि कौन मेरे वीडियो को वॉच कर रहा है, किसको कितनी इन्फॉर्मेशन है। आई होप सो कि आपको ये सब पता होगा, बट स्टिल बियर विद मी। ओके, अच्छा, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 2 + 5 करो, ये जो नेचुरल नंबर्स हैं इनका एडिशन करो, तो आप करोगे 2 + 5 7 हो गया। उसके बाद अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 2 - 5 करो, तो आप जब 2 - 5 करोगे तो क्या होगा? 2 - 5, इसकी वैल्यू क्या आएगी? -3। अब हमारी इस नंबर लाइन पे माइनस को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से किसकी शुरुआत हुई? इंटीजर्स की शुरुआत हुई। इंटीजर्स में क्या रहता है?
कि जो भी नेचुरल नंबर्स हैं ये सारे पॉजिटिव में, इनके रिस्पेक्टिव नेगेटिव नंबर्स भी हम ऐड कर देते हैं इंटीजर्स के केस में। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, तो ये पूरा सेट क्या बन जाएगा, ये इधर रहेगा आपका -∞ से लेके +∞ तक, मतलब ये भी कॉन्टिन्यूस चलता जाएगा और इधर माइनस में जितना प्लस में चलेगा उतना ही माइनस में चलता चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात कर रहा हूँ रैशनल नंबर्स की, रैशनल नंबर्स क्या हैं? रैशनल नंबर्स, मैं इसको साफ कर देता हूँ। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि p/q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और p/q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ रैशनल नंबर्स की, ठीक है, p/q के फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक, और कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है? q की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्यों 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए? मैं कोई रैशनल नंबर लेता हूँ, सपोज मैंने ली p की वैल्यू 1, q की वैल्यू 2। ठीक, तो अगर मैं 2 की जगह पे क्या पुट कर दूँ? q की वैल्यू क्या है? 2। अगर मैं 2 की जगह पे पुट कर दूँ 0, तो ये क्या हो जाएगा? 1/0, और 1/0 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनाइट। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है इन्फिनिटी, या फिर इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक, ये सब बेसिक बातें हैं, आपको पता होंगी। तो ये हो गए हमारे रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स ये सबको पता होंगे। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है? इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स की शुरुआत की थी पाइथागोरस ने। पाइथागोरस ने बोला कि ये जो हमारे पास नंबर लाइन अवेलेबल है, अगर मैं इसमें √2 को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, √2 को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत हुई इर्रेशनल नंबर्स की। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो ऐसे नंबर्स, ऐसे सारे नंबर्स जिनको कि हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाएँ। ओके, अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ पाई के बारे में, मे भी आपको पता हो। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि पाई जो है वो एक रैशनल नंबर है। पाई की वैल्यू आप सबने कितनी पढ़ी है? पाई की वैल्यू हमने पढ़ी है पाई इज इक्वल टू 22/7, 22/7। तो पाई की वैल्यू हम सब ने पढ़ी है 22/7। अब 22/7 को क्या मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। p/q, q की वैल्यू 0 भी नहीं है, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल गया कि सबको लगता है कि पाई एक रैशनल नंबर है, बट सच्चाई कुछ और है। सच्चाई क्या है? पाई की जो रियल वैल्यू होती है वो होती है 3.145 एंड सो ऑन। आगे तक ये कंटिन्यू रहता है, ये टर्मिनेट नहीं होता है। पाई की वैल्यू टर्मिनेट नहीं होती है। पाई की वैल्यू 100 प्लेसेस तक, डेसिमल के बाद 100 प्लेसेस तक निकाली जा चुकी है। मैथमेटिशियंस पाई की वैल्यू 100 प्लेसेस तक निकाल चुके हैं। तो पाई को हम 22/7 क्यों लेते हैं फिर? तो पाई को हम 22/7 इसलिए लेते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाएं, इसलिए पाई की वैल्यू को 22/7 लेना पड़ता है। ओके, तो पाई कैसा नंबर है? पाई एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि पाई को हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। 22/7 is only for the use of calculations. This is not the real value of pi. I hope आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब बहुत सारे और भी नंबर्स होते हैं, लाइक इवन नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट आए तो मैं एक कैटेगरी ऑफ नंबर्स पे एक अलग से पूरा वीडियो बना दूंगा। तो आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं।
तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि आपको बताने वाला हूँ इमेजिनरी नंबर्स क्या हैं। ओके, तो देखते हैं इमेजिनरी नंबर्स। वैसे तो अभी क्लास 10th में इमेजिनरी नंबर्स का इतना नहीं है यूज़, बट फिर भी मैं आपको एक क्लासिफिकेशन के तौर पे बता रहा हूँ। मैं एक नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे √(-2). ओके, अब इस नंबर को मैं लिखता हूँ कुछ इस तरह से, इसका मैं स्क्वायर करता हूँ। जैसे मैंने लिखा x = -√2। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x² की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x² की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, -2। ओके, ये सबको पता है, अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है √2 का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 2। ओके, तो ऐसे ही मैंने -2 का अंडर रूट लगाया और उसका स्क्वायर किया तो मुझे वैल्यू क्या मिली, -2। तो x² की वैल्यू -2 आ गई, x² की वैल्यू -2 आ गई। तो बहुत अजीब सी चीज़ हो गई। क्यों भाई अजीब सी चीज़ क्यों हो गई? अजीब सी चीज़ इसलिए हो गई कि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर मिलता है। पॉजिटिव नंबर मिलता है, जैसे 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है कि जब भी हम किसी एक नंबर का स्क्वायर करें तो एक पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए। बट यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद कैसा नंबर मिल रहा है, स्क्वायर करने के बाद मिल रहा है नेगेटिव नंबर। तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर कुछ रियल नंबर्स की कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा, ये अजीब सा नंबर है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया हमने इमेजिनरी नंबर्स। इसको सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं। ओके, तो अगर किसी के मन में कोई डाउट आ रहा हो, मैं और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। लाइक √-2, √-3, √-5, ये सारे कैसे नंबर्स हैं, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स को पहचानने का तरीका क्या है, सिंपल वे में, रूट के अंदर अगर माइनस लगा है तो वो नंबर हो जाएगा हमारा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब अगर मैं एक काम करूं, मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूं, मैं इसको कुछ इस तरह से लिखता हूं √2-। ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर नहीं है, रूट के बाहर माइनस आए तो इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं करूंगा x² करूंगा तो वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, मुझे वैल्यू मिल जाएगी 2। क्यों, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो रूट के अंदर नेगेटिव होना चाहिए, तब होगा वो नंबर हमारा इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो अभी मैंने आपको चीज़ें बताई, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो अब हमें स्टार्ट करना है हमारा नया टॉपिक, जो कि है एनसीईआरटी में पहला टॉपिक, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ने से पहले क्या ज़रूरी है कि हम HCF निकालना जानते हो, क्योंकि उस सब में हम HCF निकालना सीखेंगे एक नए तरीके से। अभी तक हम HCF निकालना जानते हैं, तो एक बार छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं HCF कैसे निकालते थे हम पहले। तो मैं इस सबको रब कर देता हूँ फटाफट से। ओके, तो HCF सबको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, ठीक है, तो छोटी क्लासेस में हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से HCF निकालते थे, क्योंकि हम HCF निकालना सबको पता होगा, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि इसका आगे यूज़ होने वाला है। हम दूसरे तरीके से HCF निकालेंगे। अगर किसी को पता ही नहीं होगा कि भाई HCF क्या है, बच्चे में भी भूल गए हो, तो उनको प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ फटाफट से। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम HCF कैसे निकालते थे, कोई दो नंबर ले लिए 24 और 36, इनका HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो हाईएस्ट हो और दोनों नंबर्स में कॉमन हो। तो हम क्या करते थे, 24 और 36, इन दोनों नंबर्स को मैंने ले लिया। तो प्राइम फैक्टर्स करता था मैं इसका, 2 12 टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स, 3 टाइम्स और ये 1 टाइम। ठीक है, सिमिलरली इस केस में भी प्राइम फैक्टर्स कर दिए,
18, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए कुछ इस तरह से 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। तो 24 और 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? 24 के फैक्टर्स आ गए 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, और 36 के क्या आ गए 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। तो हम क्या करते थे, दोनों में हम कॉमन देखते थे, कौन से फैक्टर्स कॉमन है। तो 2 और 2 कॉमन है, दोनों में 2 आ रहा है, 2 का एक पेयर, ये हो गया आपका 2 का दूसरा पेयर। और यहाँ पे अब कोई यहाँ पे 2 का पेयर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 2 है, नीचे 2 नहीं है, बट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो ये 3 का दूसरा पेयर मिल गया। ओके, तो HCF क्या हो गया? HCF की वैल्यू हो गई 2 इंटू 2 इंटू 3, एक पेयर 2 का, दूसरा पेयर 2 का, और 3 का दूसरा पेयर, तो 3 को एक बार लिख दिया। तो वैल्यू कितनी आ गई? जितने पेयर सारे उनको एक एक बार, 2 का एक पेयर तो एक बार 2 को लिखेंगे, 2 का दूसरा पेयर तो 2 को दूसरी बार, 3 का एक पेयर तो 3 को एक बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो इसका आंसर आ गया 12। 24 और 36 का HCF हो जाता है 12। तो ये हो गई HCF निकालने की बात। अब HCF निकालना हमको सबको पता है, अब हम देखेंगे कि HCF कैसे निकालेंगे दूसरे मेथड से हमारी आने वाली क्लासेस में, जिसको कि हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं। NCERT में सबसे पहले यही टॉपिक दिया हुआ है, तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ। हम अगले क्लास में इस सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज की क्लास बहुत बेसिक थी, बच्चों को कोई डाउट ना आए इसलिए मैंने बेसिक चीज़ें कवर अप की हैं, क्योंकि क्लास 10th के बच्चे हैं, मे भी उनको HCF निकालना ना याद हो, उनको रियल नंबर्स के कॉन्सेप्ट जो भी आज मैंने कवर अप किए, होल नंबर्स या रैशनल नंबर्स, ये सब भूल गए हो। तो एक बेस बन चुका है आगे आने वाली क्लासेस के लिए, और अब हमको आगे पढ़ने में बहुत आसानी होगी। बिलीव मी, आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊँगा मैं। आपने स्कूल में पढ़ी हो या कहीं और भी पढ़ी हो, आपको एक नया तरीका मिलेगा उसको पढ़ने का। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये सब चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो आज का अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।